हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होप सो अच्छा आप तैयारी चल रही होगी। हाँ जी, आइए आज मैं आप लोगों को इंडियन स्टैटिस्टिक्स इंपेयरमेंट ऑफ एसेट का रिवीजन कराऊंगा। ये जो कॉन्सेप्ट नोट्स हैं ये मैं रेफर करता हूँ मेरी एफर क्विकर बुक से। इंडियन स्टैटिस्टिक्स के नोट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे। जितने भी इंपॉर्टेंट नोट्स हैं मैं सारे के सारे अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर करता रहता हूँ। आप क्या करेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे और नोट्स को डाउनलोड कर लेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं इंडियन स्टैटिस्टिक्स इंपेयरमेंट ऑफ एसेट का रिवीजन। इंडेक्स 36 ये कहता है कि कंपनी क्या करेगी, असेट और सीजीयू पे इंपेयरमेंट के इंडिकेटर लगा के देखेगी। अगर एक भी इंडिकेटर एग्जिस्ट करता है तो एंटिटी क्या करेगी, कंपनी क्या करेगी, इंपेयरमेंट लॉस की फॉर्मल कैलकुलेशन करेगी, इरिस्पेक्टिव कि एक्चुअल में इंपेयरमेंट लॉस है या नहीं है। इंपेयरमेंट लॉस का फॉर्मूला है कैरिंग अमाउंट माइनस रिकवरेबल अमाउंट। ठीक, सीजीयू का जो कॉन्सेप्ट है मैं आपको थोड़ी देर बाद एक्सप्लेन करूंगा। पहले हम असेट की बात कर लेते हैं। जैसे मान लो एक असेट है, ठीक, इसके ऊपर एंटिटी ने क्या किया, इंडिकेटर लगा के देखे। देयर आर लॉट्स ऑफ इंडिकेटर। अगर एक भी इंडिकेटर एग्जिस्ट करता है तो एंटिटी क्या करेगी, इंपेयरमेंट लॉस की फॉर्मल कैलकुलेशन करेगी। ठीक, इंपेयरमेंट लॉस का मतलब है असेट या सीजीयू के कैरिंग अमाउंट को हम रिड्यूस करते हैं कहां तक, रिकवरेबल अमाउंट तक। ठीक, कैरिंग अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, रिकवरेबल अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। जो एप्लीकेबिलिटी है इसको भी पेंडिंग रखते हैं। पहले बात करते हैं इंडिकेटर की। देखिए एंटिटी क्या करेगी, इंडिकेटर लगा के देखेगी असेट के ऊपर। अगर एक भी इंडिकेटर एग्जिस्ट करता है तो वो इंपेयरमेंट लॉस की फॉर्मल कैलकुलेशन करेगी। अब जो इंडिकेटर है वो आपके दो टाइप के हैं, एक एक्सटर्नल इंडिकेटर, एक इंटरनल इंडिकेटर। एक्सटर्नल इंडिकेटर का मतलब है वो इंडिकेटर जो मार्केट के इंडिकेटर है, जो इंडस्ट्री के इंडिकेटर। ठीक, इंटरनल इंडिकेटर का मतलब क्या है, जो एंटिटी के खुद के इंडिकेटर है। ठीक, मतलब एंटिटी के अंदर इंडिकेटर है। एक्सटर्नल इंडिकेटर की बात करें तो पहला इंडिकेटर क्या है, कहता है जो एंटिटी की प्रिंसिपल एसेट है ना उसकी मार्केट वैल्यू में सिग्निफिकेंट डिक्लाइन आ गया। जो एंटिटी की प्रिंसिपल एसेट है उसकी मार्केट वैल्यू में सिग्निफिकेंट डिक्लाइन आ गया है। एग्जांपल के तौर पे जैसे मान लो हमने क्या किया था, एक प्लांट लगाया था डीजल बेस्ड। ठीक, अब मार्केट में गैस बेस्ड प्लांट आ गए जिसकी वजह से जो डीजल बेस्ड प्लांट है उनकी वैल्यू में गिरावट आ गई है। तो ये इंडिकेटर हो गया। सेकंड वो कहता है कि जिस एनवायरनमेंट में एंटिटी काम करती है उसमें या तो मार्केट में चेंज आ गया, या लीगल पॉलिसी में चेंज आ गया, या टेक्नोलॉजी में चेंज आ गया और उसका एंटिटी के ऊपर क्या है, एडवर्स इफेक्ट आ चुका है या नियर फ्यूचर में एडवर्स इफेक्ट आएगा। ठीक, गवर्नमेंट पॉलिसी भी हो सकती है। जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे हम लोग क्या करते हैं, हम ना ये प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है, अब इसके लिए जो रॉ मटेरियल हम यूज करते हैं वो इंपोर्ट करते हैं। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी, तो इसकी वजह से क्या होगा, मेरा रॉ मटेरियल जो है वो थोड़ा महंगा हो जाएगा। तो ये मेरे ऊपर क्या है, एडवर्स इफेक्ट है। ठीक, आप कैपिटलाइजेशन वैल्यू समझते हो? मतलब सर देखिए, अगर मान लो मैं 12 रुपीज कमाता हूं और मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है आपका, 10% है, तो कैपिटलाइजेशन वैल्यू बनेगी 120। इसका मतलब पता क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि मैं इनफाइनाइट टाइम पीरियड तक अगर 12 कमाऊंगा और 10% का डिस्काउंट फैक्टर मैं यूज करूंगा तो इसकी जो पीवी आएगी वो 120 के बराबर आएगी। ठीक, इसे हम बोलते हैं कैपिटलाइजेशन वैल्यू। थर्ड इंडिकेटर वो कहता है कि मार्केट में क्या हुआ, रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हो गया। मार्केट में क्या हुआ, रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हो गया। अब ये हमारे लिए एडवर्स इफेक्ट कैसे डाल सकता है, देखिए मैं कितने कमा रहा था, 12, आज भी मालूम 12 कमा रहा हूं, लेकिन मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया आपका, 12% हो गया मान लो। तो अब जो कैपिटलाइजेशन वैल्यू 100 है, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट हैज बीन इंक्रीज्ड। देखिए जो मेरी बैलेंस शीट है उसमें जो मेरी असेट और लाइबिलिटी है, अगर मैं उनको नेट कर दूं तो नेट कैरिंग अमाउंट ऑफ द असेट आ जाएगा। ठीक, मतलब आपका कैरिंग अमाउंट ऑफ द नेट असेट आ जाएगा। कहता है अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है एंटिटी का, मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है एंटिटी का, अगर वो नेट असेट के कैरिंग अमाउंट के कंपैरिजन में क्या है, कम है, तो ये आपका एक्सटर्नल इंडिकेटर है। मैं इसका एक एग्जांपल दे देता हूं। जैसे मान लो जो मेरी नेट असेट है उनका कैरिंग अमाउंट 15 लाख है, मेरी कंपनी के पास जो नंबर ऑफ शेयर है मान लो वो 10,000 है, और एक शेयर की जो मार्केट में वैल्यू है अभी वो 130 चल रही है। तो 10,000 इंटू आपका 130, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 13 लाख आ गई। तो ये इंडिकेटर है आपका इंपेयरमेंट का। ठीक, आइए अब बात करते हैं इंटरनल इंडिकेटर की। सबसे पहले कहता है कि जो असेट है उसमें क्या हो गया, फिजिकल डैमेज हो गया है। सेकंड इंटरनल इंडिकेटर है, एंटिटी क्या कर रही है, रीस्ट्रक्चर को प्लान कर रही है। अब रीस्ट्रक्चर में क्या क्या आ सकता है, जैसे मान लो कोई असेट है वो आइडल होगी, एंटिटी का जो ऑपरेशन है उसमें जो असेट एंगेज है, उसमें जो असेट लगी हुई है, ठीक, एंटिटी उस ऑपरेशन को डिसकंटिन्यू करना चाहती है या एंटिटी उस ऑपरेशन को आपका रिस्ट्रक्चर करना चाहती है।
एंटिटी ने असेट को लेके प्लान किया होगा कि वो इस डेट पे से डिस्पोज करेगी, लेकिन अब उसकी जो डिस्पोजल डेट है वो पहले की हो गई है, ठीक है, मतलब एक्सपेक्टेड से पहले वो क्या कर रही है, डिस्पोज कर रही है असेट को, ठीक। असेट की जो लाइफ थी पहले वो मान लो इनफाइनाइट लाइफ थी, अब असेट की जो लाइफ है वो फाइनाइट हो गई है, तो असेट की एक तरीके से लाइफ डिसाइड होगी, कम हो गई है, तो ये इंडिकेटर है, इंटरनल इंडिकेटर, ठीक। देखिए जो असेट होती है ना, हम उसकी एक एक्सपेक्टेशन रखते हैं आउटपुट की ना, कि इतनी आउटपुट आ जाएगी, ठीक। लेकिन जो एक्चुअल आउटपुट आ रही है ना वो एक्सपेक्टेड से वर्स्ट है, तो ये इंडिकेटर हो गया इंपेयरमेंट का। चले जी सर, ये पॉइंट भी मैं अभी थोड़ी देर के लिए पेंडिंग रखूंगा। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए एंटिटी इंपेयरमेंट लॉस की फॉर्मल कैलकुलेशन कब करेगी, जब इंडिकेटर एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन 3 केस ऐसे हैं जहां पे एंटिटी क्या करती है, एनुअल इंपेयरमेंट करती है, इरिस्पेक्टिव इंडिकेटर एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते। 3 एसेट कौन कौन सी, एक इंटेंजिबल एसेट हैविंग इनफाइनाइट यूजफुल लाइफ, सेकंड इंटेंजिबल एसेट जो अभी अवेलेबल नहीं है यूज के लिए, थर्ड गुडविल अराइज इन ए बिजनेस कॉम्बिनेशन, गुडविल अराइज इन ए बिजनेस कॉम्बिनेशन। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि जो इंपेयरमेंट के इंडिकेटर है हम किस डेट पे चेक करेंगे, क्या रिपोर्टिंग डेट पे चेक करेंगे, किसी भी डेट पे। मैं आपको बता दूं आप किसी भी डेट पे डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन आप जिस भी डेट पे इंडिकेटर चेक करेंगे ना, जो भी डेट आपने डिसाइड किया आप उसे कंसिस्टेंट बेस पे क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो लिखा हुआ है एट ईच रिपोर्टिंग डेट और एनी डेट एज डिसाइडेड बाय द एंटिटी ऑन कंसिस्टेंट बेसिस, ठीक। अब इंपेयरमेंट लॉस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, कहता है इंपेयरमेंट लॉस का फॉर्मूला कैरिंग अमाउंट माइनस रिकवरेबल अमाउंट। कैरिंग अमाउंट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, कहता है रिस्पेक्टिव इंडेक्स के अकॉर्डिंग। जैसे मान लो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, तो हम लोग क्या करेंगे, इंडेक्स 16 के अकॉर्डिंग कैरिंग अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। आपका कॉस्ट माइनस एक्यूरेट डेप्रिसिएशन और आपका उसके बाद आ जाएगा कैरिंग अमाउंट। लेकिन अगर हमने असेट के ऊपर रिवैल्यूएशन मॉडल लगा रखा है और असेट को रिवैल्यू किया तो रिवैल्यूएशन सरप्लस या लॉस का जो भी इंपैक्ट है। रिकवरेबल अमाउंट का मतलब क्या है, रिकवरेबल अमाउंट का मतलब है हायर ऑफ टू, एक आपका फेयर लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल और सेकंड आपका वैल्यू इन यूज। मैं इसको बड़े सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करता हूं। जैसे मान लो मेरे पास एक ट्रक है, ठीक। अब ट्रक जो था उसमें फिजिकल डैमेज आ गया, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इंपेयरमेंट लॉस कैलकुलेट करना पड़ेगा। जी सर, अब इंपेयरमेंट लॉस कैलकुलेट करने के लिए मैं सबसे पहले क्या करूंगा, कैरिंग अमाउंट कैलकुलेट करूंगा। कैरिंग अमाउंट कैसे कैलकुलेट होगा, आपका रिस्पेक्टिव इंडेक्स के अकॉर्डिंग, दैट इज आपका इंडेक्स 16, ठीक। रिकवरेबल अमाउंट का मतलब है कि अगर मैं असेट को बेचूंगा तो बेचने से जो पैसे आएंगे आफ्टर कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल, मतलब नेट मेरी जेब में जितने पैसे आएंगे उसको हम बोलते हैं फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल। मान लो जो ट्रक है इसका कैरिंग अमाउंट अपने पास 5 लाख आया, अगर मैं आज इस ट्रक को बेचता हूं और बेचने के दौरान जो एक्सपेंडिचर होंगे उनको मैं अगर रिड्यूस करता हूं तो मान लो नेट अमाउंट अपने पास 450 आया। मैं ट्रक को बेचना नहीं चाहता, मैं इसे यूज करना चाहता हूं। अभी मान लो इसकी जो रिमेनिंग यूजफुल लाइफ है 5 ईयर है, तो उससे जितने भी कैश फ्लो जनरेट होंगे मैं उसके प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करूंगा, तो उसे मैं बोलूंगा वैल्यू इन यूज। तो वैल्यू इन यूज जैसे मान लो आता है 410, तो बताइए अगर आप इस ट्रक के ओनर हो तो आप इसे यूज करना पसंद करोगे या बेचना पसंद करोगे। सर हम बेचना पसंद करेंगे, क्यों, क्योंकि आपको ज्यादा रिकवरी हो रही है, रिकवरेबल अमाउंट, ठीक। मान लो वैल्यू इन यूज आपका 470 है, तो आप क्या करना पसंद करेंगे, सर हम यूज करना पसंद करेंगे क्योंकि यहाँ पे ज्यादा रिकवरी हो रही है, इसलिए रिकवरेबल अमाउंट हम क्या करते हैं, हमेशा हायर कंसीडर करते हैं, ठीक। आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, कहते हैं जो भी मार्केट बेस एविडेंस होगा फेयर वैल्यू का हम उसे कंसीडर करेंगे एज रिड्यूस बाय डिस्पोजल कॉस्ट, ठीक। अब मार्केट बेस एविडेंस क्या होगा फेयर वैल्यू का, कहता है अगर कोई बाइंडिंग सेल प्राइस है तो आप उसे कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। बाइंडिंग सेल एग्रीमेंट में जो प्राइस है उसे कंसीडर कर लेंगे। अगर बाइंडिंग सेल एग्रीमेंट नहीं है, मतलब करंट बिड प्राइस अवेलेबल नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो मोस्ट रिसेंट ट्रांजैक्शन हुई है उसमें जो प्राइस है, ठीक, मतलब सिमिलर असेट की जो कोई भी मोस्ट रिसेंट ट्रांजैक्शन हुई है उसमें जो भी प्राइस होगा। अगर मान लो कोई सिमिलर असेट की ट्रांजैक्शन नहीं है, मतलब सिमिलर ट्रांजैक्शन नहीं है, तो उस केस में हम लोग फिर क्या करेंगे, मैनेजमेंट एस्टिमेट लगाएगा। जब भी मैनेजमेंट एस्टिमेट लगाएगा तो वो क्या करेगा, वो एक्सटर्नल एविडेंस मतलब मार्केट के एविडेंस को प्रायोरिटी देगा, ठीक। अगर मान लो करंट बिड प्राइस अवेलेबल नहीं है, सिमिलर ट्रांजैक्शन प्राइस अवेलेबल नहीं है, मैनेजमेंट एस्टिमेट नहीं लगा पा रहा फिर वैल्यू का, तो उस केस में हम फिर क्या करेंगे, वैल्यू इन यूज को रिकवरेबल अमाउंट मान के चलेंगे, ठीक। वैल्यू इन यूज कैसे कैलकुलेट करेंगे, कहता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नेट कैश फ्लो। नेट कैश फ्लो का मतलब क्या है, कैश इनफ्लो माइनस कैश आउटफ्लो, ठीक। प्रेजेंट वैल्यू के लिए हम लोग क्या करेंगे, डिस्काउंट रेट यूज करेंगे। आइए एक एक करके बातें डिस्कस करते हैं। नेट कैश फ्लो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कहता है नेट कैश फ्लो आप जब आइडेंटिफाई करेंगे तो आपने क्या करना है, मैनेजमेंट ना रीजनेबल एंड सपोर्टेबल एजम्पशन लेगा, ठीक। मतलब मैनेजमेंट क्या करेगा, बेस्ट एस्टिमेट लगाएगा किसके बेस पे, रीजनेबल एंड सपोर्टेबल एजम्पशन के बेस पे। और मैनेजमेंट इसके लिए क्या करेगा, मोर वेट देगा एक्सटर्नल एविडेंस को, मार्केट के एविडेंस को, एक्सटर्नल एविडेंस को, ठीक। जो एक्सपेक्टेड कैश फ्लो हम लोग क्या करेंगे 5 ईयर के लिए कंसीडर करेंगे। अगर मोर देन 5 ईयर एक्सपेक्टेड कैश फ्लो तो उस केस में जस्टिफाई करना पड़ेगा नोट्स अकाउंट के अंदर ना। लेकिन
एग्जाम पर्पज के लिए हम लोग क्या करेंगे, उतने ईयर के कैश फ्लो कंसीडर कर लेंगे जितने ईयर के हमें क्वेश्चन में कैश फ्लो दे रखे हैं। डिस्काउंट रेट बेसिकली कौन सा होगा, कहता है डिस्काउंट रेट आपका प्री टैक्स रेट होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ पे कैश फ्लो कंसीडर करते हैं, ठीक है, और कैश फ्लो जो है हम प्री टैक्स ही कंसीडर करेंगे, तो इसलिए डिस्काउंट रेट कौन सा होगा, प्री टैक्स रेट होगा। और जो डिस्काउंट रेट होगा वो बेसिकली आइडेंटिफाई किया जाएगा करंट मार्केट असेसमेंट को लेके। दो चीजें और देखेंगे, एक आपका टाइम वैल्यू ऑफ मनी और सेकंड रिस्क स्पेसिफिक टू द असेट। मान लो डिस्काउंट रेट आपका रिस्क स्पेसिफिक टू द असेट अवेलेबल नहीं है, तो उस केस में फिर क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले प्रायोरिटी देंगे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को। अगर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आइडेंटिफाई नहीं हो पा रही है, रिलायबल नहीं है, तो उस केस में हम फिर क्या करेंगे, एंटिटी का इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट लेंगे। अगर मान लो एंटिटी का इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट रिलायबल नहीं है या कोई बोरिंग रेट अवेलेबल नहीं है, तो उस केस में हम फिर क्या करेंगे, अदर मार्केट बोरिंग रेट कंसिडर कर लेंगे। देखिए ऐसा हो सकता है, जैसे मान लो एक्सपेक्टेड कैश फ्लो में ना एक प्रोबेबिलिटी आ रही है, 1 लाख के एक्सपेक्टेड कैश फ्लो होंगे, इस बात की 60% प्रोबेबिलिटी है। 120 के एक्सपेक्टेड कैश फ्लो होंगे, इसकी 10% प्रोबेबिलिटी है। और 150 कैश फ्लो होंगे, इसकी 30% प्रोबेबिलिटी। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर वेटेड एवरेज अमाउंट कैलकुलेट कर लेंगे। 60,000 आपका, 12,000 आपका, 45,000, ठीक। हम क्या करेंगे, वेटेड एवरेज अमाउंट कैलकुलेट कर लेंगे। अगर एक्सपेक्टेड कैश फ्लो फॉरेन करेंसी में है, तो हम बेसिकली क्या करेंगे, हम ना जो डिस्काउंट फैक्टर यूज करेंगे वो फॉरेन करेंसी वाला ही यूज करेंगे, ठीक। एक्सपेक्टेड कैश फ्लो जो फॉरेन करेंसी में है, हम फॉरेन करेंसी के डिस्काउंट फैक्टर को यूज करके प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, और जो प्रेजेंट वैल्यू आएगी उसे ऑन द डेट, जिस डेट में हम वैल्यू यूज कैलकुलेट कर रहे हैं, उसे उस डेट के स्पॉट रेट के हिसाब से क्या करेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे। इंपेयरमेंट लॉस अगर हमने कैलकुलेट कर लिया तो उसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, कहता है इंपेयरमेंट लॉस काउंटेड टू प्रोविजन फॉर इंपेयरमेंट लॉस। इंपेयरमेंट लॉस को हम क्या करेंगे, प्राइमा फेसी पीनल अकाउंट में चार्ज करेंगे, लेकिन अगर एंटिटी ने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को या किसी एसेट को पहले से रिवैल्यू करेगा, उसके अगेंस्ट रिवैल्यूएशन सरप्लस है, तो हम पहले क्या करेंगे, उस रिवैल्यूएशन सरप्लस के साथ एडजस्ट करेंगे, बैलेंस पीनल अकाउंट के अंदर लेके जाएंगे। इंपेयरमेंट लॉस की वजह से क्या होगा, जब आप प्रोविजन फॉर इंपेयरमेंट लॉस का इंपैक्ट लेंगे तो असेट का कैरिंग अमाउंट कम हो जाएगा, लेकिन इंपेयरमेंट लॉस जो है इनकम टैक्स में अलाउ नहीं है, तो टैक्स बेस के ऊपर इसका इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, इसलिए इसके ऊपर क्या आएगा, डेफर्ड टैक्स का इंपैक्ट आ जाएगा। इंड AS 12 में डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को हम लोग बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे, कॉस्ट प्लस माइनस रिवैल्यूएशन का इफेक्ट माइनस आपका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस आपका प्रोविजन फॉर इंपेयरमेंट लॉस। आइए यहां पे ना मैं एक प्यारी सी बात आपके साथ डिस्कस करूंगा। हम सबसे पहले क्या करेंगे, इंपेयरमेंट लॉस या डेप्रिसिएशन, इसमें से पहले किसका इफेक्ट लेंगे, मैं बता दूं, हम पहले डेप्रिसिएशन का इफेक्ट लेते हैं, क्योंकि कैरिंग अमाउंट तो भी तो कैलकुलेट होगा जब डेप्रिसिएशन आप माइनस कर चुके होंगे। बिल्कुल ठीक है सर। उसके बाद हम क्या करते हैं, इंपेयरमेंट लॉस का इम्पैक्ट लेते हैं, ठीक। एक क्वेरी और आती है कि सर अगर मान लो रिवैल्यूएशन भी है और आपका इंपेयरमेंट भी, तो हम पहले किसका इफेक्ट लेंगे। देखिए दोस्त, हम सबसे पहले क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन का इफेक्ट लेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, इंपेयरमेंट लॉस का इंपैक्ट लेंगे। डेप्रिसिएशन का इंपैक्ट पहले लेंगे, रिवैल्यूएशन का इंपैक्ट पहले लेंगे। ये एक बड़ा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। जैसे मान लो ये मेरा एक अकाउंटिंग ईयर है, ठीक है, 1 अप्रैल 25, 31 मार्च 26। क्या जो हम लोग रिवैल्यूएशन करते हैं वो बैलेंस शीट डेट पे जरूरी नहीं सर, कोई भी एक डेट हो सकती है, लेकिन हम कंस्टेंट बेसिस उसे फॉलो करेंगे। मान लो हम लोग क्या करते हैं, 1 जुलाई को रिवैल्यूएशन करते हैं, तो 1 जुलाई को जब हम रिवैल्यूएशन करेंगे तो यहां पे क्या आएगा सर, यहाँ पे 1 जुलाई को जब हम लोग रिवैल्यूएशन करेंगे तो रिवैल्यूएशन का इफेक्ट आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है। और यहाँ तक का डेप्रिसिएशन का पहले इंपैक्ट लेके फिर हम रिवैल्यूएशन करेंगे। बिल्कुल ठीक है। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जब आगे के लिए अमाउंट कैलकुलेट करेंगे तो आगे फिर डेप्रिसिएशन का इंपैक्ट लेंगे, ठीक। तो इंपेयरमेंट इन सब के बाद होगा। चले, हाँ जी। इंपेयरमेंट लॉस का फॉर्मूला है कैरिंग अमाउंट माइनस रिकवरेबल अमाउंट। अब जो इंपेयरमेंट लॉस आएगा हम उसको क्या करेंगे, कैरिंग अमाउंट में से रिड्यूस करके रिवाइज कैरिंग अमाउंट कैलकुलेट कर लेंगे, और जो आगे का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा वो आपका रिवाइज कैरिंग अमाउंट के हिसाब से कैलकुलेट होगा, ठीक। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमने एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंपेयरमेंट लॉस डिस्कस कर लिया है। मान लो मेरे पास एक ट्रक है, तो क्या ये जो ट्रक है ये इंडिविजुअल कैश जनरेट करने की कैपेसिटी रखता, यस सर, ये इंडिविजुअल कैश जनरेट करने की कैपेसिटी रखता, ठीक। तो इसका इंपेयरमेंट लॉस कैसे कैलकुलेट करेंगे, ट्रक का कैरिंग अमाउंट माइनस ट्रक का रिकवरेबल अमाउंट। मान लो हमारे पास एक सिनेमा हॉल है, ये एक सिनेमा हॉल है, ठीक है जी सर। अब जो सिनेमा हॉल रिवेन्यू जनरेट करता है वो कैसे जनरेट करता है, क्या इस बिल्डिंग की वजह से जनरेट करता है, या जो यहाँ पे स्क्रीन लगी इसकी वजह से जनरेट करता है, या यहाँ पे जो इनबिल्ट एसी लगी इसकी वजह से जनरेट करता है, या यहाँ पे जो कुर्सियां लगी उसकी वजह से कैश फ्लो जनरेट करता है। कुछ शरारती बच्चे कहते हैं सर जो लास्ट की कुर्सियां लगी ना उसकी वजह से एक्स्ट्रा रिवेन्यू जनरेट करता है। दोस्त चलो ठीक है मान लिया, लेकिन अगर एक्स्ट्रा रिवेन्यू जनरेट इनकी वजह से करता है तो कहीं ना कहीं इन सब की इन्वॉल्वमेंट है उसके अंदर। जी सर, आई मीन टू से अगर मान लो सिंगल असेट
कैश फ्लो जनरेट नहीं करती, तो उस केस में फिर हम लोग क्या करते हैं, कैश जनरेटिंग यूनिट आइडेंटिफाई करते हैं। कैश जनरेटिंग यूनिट बेसिकली एक ऐसी यूनिट है जो बिजनेस की स्मॉलेस्ट यूनिट है और वो लार्जली इंडिपेंडेंट कैश फ्लो जनरेट करती है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जैसे मान लो अपने पास एक मॉल है, उसमें एक सिनेमा हॉल है, एक रेस्टोरेंट है और एक मान लो लैपटॉप की दुकान है, ये तीन ही बिजनेस अपने ना। अब जो लैपटॉप सेल होगा, रेस्टोरेंट में सर जो फूड सेल होगा, या जो सिनेमा हॉल में मूवी की टिकट सेल होंगी, उन सब के कैश फ्लो इंडिपेंडेंट है, उसे हम बोलते हैं लार्जली इंडिपेंडेंट कैश फ्लो। ठीक, जब भी हम लोग क्या करेंगे, सीजीयू को आइडेंटिफाई करेंगे, तो एक तो ये देखेंगे कि जो प्रिंसिपल एसेट है उसका यूज क्या है। अगर मान लो सीजीयू एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, तो हम लोग क्या करेंगे, फाइनल प्रोडक्ट को भी कंसीडर करेंगे। सीजीयू का इंपेयरमेंट लॉस कैसे कैलकुलेट होगा, मैं इस बात को एक्सप्लेन करूंगा। उससे पहले एक बार मैं सीजीयू के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि सीजीयू बेसिकली है क्या। देखिए, मान के चलते हैं कि एक कंपनी है, उसके पास ना दो प्लांट है, प्लांट एक्स, आराम से बात सुनेंगे, प्लांट वाई। जो प्लांट एक्स है ना, ये क्या करता है, ये प्रोडक्ट ए बनाता है, और ये जो प्रोडक्ट ए है ना, ये रॉ मटेरियल है किसके लिए, आपका प्लांट वाई के लिए। प्लांट वाई क्या करता है, इस रॉ मटेरियल को यूज करके फिर फाइनल प्रोडक्ट जो बनाता है वो प्रोडक्ट बी बनाता है। ठीक, जो प्रोडक्ट ए है ना, ये मार्केट में मार्केटेबल है, ये क्या है, अवेलेबल इन मार्केट, सेल इन मार्केट। ठीक, ये मार्केट में सेल हो सकता है और ये अवेलेबल है मार्केट के अंदर। ठीक, बल्कि मैं एक काम करता हूं, यहां पे लिखता हूं अवेलेबल इन मार्केट। हाँ जी, जो प्रोडक्ट ए है वो आपका मार्केट में अवेलेबल है। अब यहां बताइए कि कितने सीजीयू हैं। सर यहां पे दो सीजीयू हैं। कैसे, देखिए जो प्लांट एक्स है ना, जब वो प्रोडक्ट ए को बनाएगा तो वो क्या करेगा, मार्केट में उसे बेच सकता है, मतलब वो कैश फ्लो इंडिपेंडेंट जनरेट कर सकता है। मान लो कंपनी की पॉलिसी ऐसी है कि उसे सिर्फ और सिर्फ प्लांट वाई को ही ट्रांसफर करना है, तब भी ये डिफरेंट सीजीयू माना जाएगा, क्योंकि इस केस में क्या होगा, कंपनी पॉलिसी के तहत क्या करेगी, प्राइस डिसाइड कर लेगी, तो वो जो प्राइस होगा वो इसके लिए क्या बन जाएगा, कैश फ्लो बन जाएगा। ठीक, चले, हाँ जी। ऐसे प्लांट वाई भी क्या है, एक इंडिपेंडेंट सीजीयू है, क्योंकि प्लांट वाई जब प्रोडक्ट बी बनाएगा तो उसके लिए वो प्रोडक्ट ए मार्केट से परचेज कर सकता है, तो यहाँ पे दो सीजीयू होगी। मान के चलते हैं कि जो प्रोडक्ट ए है वो मार्केट में अवेलेबल नहीं है, वो हर किसी को क्या करना पड़ता है, इन हाउस ही बनाना पड़ता है। ठीक है, अब यहां पे अगर आप देखेंगे तो यहां पे कितने सीजीयू हो गए, क्या प्लांट एक्स एक सीजीयू है, नहीं, क्यों, क्योंकि इंडिपेंडेंट कैश फ्लो जनरेट कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि अल्टीमेट प्रोडक्ट बी बिकेगा, ये मार्केट में बिक ही नहीं सकता। क्या प्लांट वाई एक सीजीयू है, नहीं। सर है तो ये आउटपुट जनरेट तो कर रहा, लेकिन दोस्त अगर आप देखेंगे ना, जो प्लांट वाई है उसको रॉ मटेरियल ए चाहिए। अब रॉ मटेरियल ए कहां मिलेगा, मार्केट में मिलेगा ही नहीं, इसका मतलब क्या है, वो इसके ऊपर डिपेंडेंट हो गया। तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो डिपेंडेंट कैश फ्लो हो गए, तो ये एक सीजीयू बनेगा। सीजीयू में क्या होता है, आपके जो कैश फ्लो होते हैं वो लार्जली इंडिपेंडेंट होते हैं। आइए हम आगे बढ़ेंगे, अब डिस्कस करेंगे कि अगर सीजीयू है तो इंपेयरमेंट लॉस कैसे कैलकुलेट करेंगे। मैं इस कॉन्सेप्ट को आपको दो बार एक्सप्लेन करूंगा, पहले बिल्कुल सिंपल से एग्जांपल के साथ, फिर उसमें मैं एक दो पॉइंट एक्स्ट्रा ऐड कर दूंगा। ठीक है, बात सुनिए ध्यान से ना। मान के चलते अपने पास क्या है, एक सीजीयू है जिसमें तीन असेट है ए बी सी। ठीक, ए का कैरिंग अमाउंट जो है वो है 10 लाख, 1 लाख कर लेते, थोड़ा अमाउंट छोटा रखते। ठीक है, बी का कैरिंग अमाउंट है 60,000 और सी का कैरिंग अमाउंट है 40,000। ये एक सीजीयू है। अब सीजीयू का इंपेयरमेंट लॉस कैसे कैलकुलेट करेंगे, कहते हैं सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो सीजीयू है उन सब के अंदर जितनी असेट है उन सब का कैरिंग अमाउंट कैलकुलेट कर लो। कर लिया कैलकुलेट, हाँ जी। अब आप क्या करेंगे, एग्रीगेट कर देंगे इसको, एग्रीगेट कर दिया, हाँ जी। अब आप सीजीयू का रिकवरेबल अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। मान के चलते जो सीजीयू का रिकवरेबल अमाउंट है वो 150 है। अब जो इंपेयरमेंट लॉस आएगा उसे आप क्या करेंगे, सीजीयू के अंदर जो असेट है उनके कैरिंग अमाउंट के रेशियो में से एलोकेट कर देंगे। तो ये अमाउंट आपका 50,000 डिवाइड बाई 2 लाख, 25,000, 15,000 और 10,000। ये एक सिंपल एग्जांपल हो गया। ठीक है, हम इंपेयरमेंट लॉस सीजीयू में कैसे कैलकुलेट करेंगे, सीजीयू के अंदर जितनी एसेट है उन सबका कैरिंग अमाउंट कैलकुलेट करेंगे, फिर एग्रीगेट कैरिंग अमाउंट कैलकुलेट करेंगे, उसका कंपैरिजन किसके साथ करेंगे, सीजीयू का रिकवरेबल अमाउंट के साथ। जो भी आपका इंपेयरमेंट लॉस आएगा उसे क्या करेंगे, सीजीयू के अंदर से जितनी एसेट है उनकी कैरिंग अमाउंट के रेशियो में से एलोकेट कर लेंगे और ये आपका रिवाइज कैरिंग अमाउंट आ जाएगा। आइए अब इसमें एक दो बातें और ऐड करते हैं। एक क्वेरी अराइज होती है कि सर जो असेट सीजीयू के अंदर आती है क्या वो इंडिविजुअल इंपेयर्ड हो सकती है, क्या वो इंडिविजुअल इंपेयर्ड हो सकती है। मैं आपको बता दूं, इंड एस 36 के अकॉर्डिंग इंडिविजुअल असेट भी इंपेयर्ड हो सकती है अगर वो सीजीयू का पार्ट है, प्रोवाइडेड दो कंडीशन क्वालिफाई करे। एक, जैसे मान लो हम असेट ए की बात कर लेते हैं, पहली कंडीशन क्या है
कि इस असेट के अगेंस्ट इंपेयरमेंट की इंडिकेशन है, और सेकंड, इस असेट का रिकवरेबल अमाउंट आप इंडिपेंडेंट कैलकुलेट कर पा रहे हैं। इंडिविजुअल असेट का भी इंपेयरमेंट हो सकता है इवन इफ वो पार्ट है सीजीयू का, प्रोवाइडेड दो कंडीशन क्वालिफाई हो, एक इंडिविजुअल एसेट के ऊपर इंडिकेटर है इंपेयरमेंट की, और सेकंड उसका रिकवरेबल अमाउंट आप कैलकुलेट कर पा रहे हैं, ठीक। तो ऐसे केस में फिर हम इंपेयरमेंट लॉस कैसे कैलकुलेट करेंगे? सेम एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं इसी एग्जांपल में जब हमने असेट ए को चेक किया तो उसके ऊपर ना इंडिकेटर थे इंपेयरमेंट के, ठीक है, और इंडिकेटर थे इंपेयरमेंट के, उसका रिकवरेबल अमाउंट इंडिपेंडेंट कैलकुलेट हो सकता था। हमने उसका रिकवरेबल अमाउंट जब कैलकुलेट किया तो वो मान लेते हैं आपका 82,000 आया, ठीक। कितना है? 82,000। तो इस केस में हम क्या करेंगे, आइए एग्जांपल देखते हैं। देखिए, असेट ए कैरिंग अमाउंट कितना है? 1 लाख। असेट बी का कैरिंग अमाउंट कितना? 60,000। असेट सी का कैरिंग अमाउंट कितना? 40,000। अब असेट ए जो है इसका रिकवरेबल अमाउंट मान लो 82,000 है, तो यहाँ पे 18,000 का इंपेयरमेंट लॉस आपका इस असेट पे आ गया। तो हम बेसिकली क्या करेंगे, 18,000 यहाँ से माइनस कर देंगे, बैलेंस 32,000 का इंपेयरमेंट लॉस है वो इन दोनों असेट के कैरिंग अमाउंट के रेशो में एलोकेट कर लेंगे, ठीक। आइए एक प्यारा सा कॉन्सेप्ट और इसके अंदर ऐड करते हैं। देखिए क्या होता है, सीजीयू बेसिकली क्या है सर? कैश जनरेटिंग यूनिट है जो लार्जली इंडिपेंडेंट कैश फ्लो जनरेट करती है। तो सीजीयू के अंदर जो असेट आएंगे केवल वही असेट आएंगे जिनके ऊपर इंड AS 36 की एप्लीकेबिलिटी है, या कोई और भी असेट आ सकती है? सर और भी असेट आ सकती है जिनके ऊपर इंड AS 36 की एप्लीकेबिलिटी नहीं है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमारा एक सीजीयू है, उसमें पीपी है आपका मशीन 1, मशीन 2, उसके अंदर इंटेंजिबल असेट है, मान लो एक सॉफ्टवेयर है, ठीक। उसके अंदर ट्रेड रिसीवेबल है, उसके अंदर इन्वेंट्री है। अब जो ये सीजीयू है इसमें दो असेट ऐसी हैं जिनके ऊपर इंड AS 36 अप्लाई नहीं होता। तो उसके में वो बेसिकली पता क्या कहता है, वो कहता है आप क्या करेंगे, कैरिंग अमाउंट कैलकुलेट करेंगे हर असेट का सीजीयू के अंदर, जैसे कैलकुलेट करते हैं, बिल्कुल ठीक है। जो अदर असेट हैं जिनके ऊपर इंड AS 36 की एप्लीकेबिलिटी नहीं है उनका कैरिंग अमाउंट कैलकुलेट करेंगे रिस्पेक्टिव इंड AS के अकॉर्डिंग, ठीक। उसके बाद आप एग्रीगेट करेंगे सारे कैरिंग अमाउंट को, सीजीयू का रिकवरेबल अमाउंट कैलकुलेट करेंगे, और सीजीयू के अंदर जो इंपेयरमेंट लॉस आएगा वो इंपेयरमेंट लॉस फिर आप उन असेट में एलोकेट करेंगे जिन असेट के ऊपर ये इंड AS अप्लाई है। इट मींस क्या? इट मींस ये कि इनके ऊपर इंपेयरमेंट लॉस नहीं आएगा, लेकिन एक बात का ध्यान रखें, इन असेट का जो कैरिंग अमाउंट कैलकुलेट होगा वो रिस्पेक्टिव इंड AS के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होगा, ठीक। चले जी सर, आइए ये सारी सारी बातें यहां पे लिखी हुई हैं, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया। एक प्यारा सा एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं जिसके थ्रू हम लोग क्या करें, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को डेवलप करेंगे। आइए, ये अपने पास एक मॉल है, ठीक है जी सर। यहां पे है सिनेमा हॉल CG1। यहां पे हम क्या करते हैं, लैपटॉप का बिजनेस करते हैं CGU2। यहां पे हमारे पास रेस्टोरेंट है CGU3, ठीक। अब मान के चलते जो मॉल है ये हमारा अपना है, और ये तीनों के तीनों जो CGU है हमारे अपने हैं। ये पार्किंग है, और पार्किंग के लिए हम पैसे नहीं लेते, हम पार्किंग के लिए कोई पैसे नहीं लेते, ठीक। तो ये जो पार्किंग वाली असेट है ये किसको हेल्प करेगी सर? इन असेट के कैश फ्लो जनरेट करने में हेल्प करेगी, बिल्कुल ठीक है। इन सीजीयू के कैश फ्लो जनरेट करने में हेल्प करेगी, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे हमारा एक कंट्रोल ऑफिस है और ये खाली स्पेस पड़ा हुआ है, तो ये जो कंट्रोल ऑफिस है, ये जो खाली स्पेस है, ये सब किसको हेल्प करेंगे कैश फ्लो जनरेट करने में? सीजीयू को, ठीक। और हमारे पास गुडविल भी है। तो अब मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं कॉर्पोरेट असेट और गुडविल का हम इंपेयरमेंट लॉस कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक। मैं प्रॉपर एग्जांपल के तो इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करूंगा, फिर आपको नोट्स रेफर कराऊंगा, ठीक है। मान के चलते हैं अपने पास 3 सीजीयू हैं, CGU1, CGU2 और CGU3। CGU1 के अंदर असेट होंगी, 2 के अंदर असेट होंगी, 3 के अंदर असेट होंगी, बिल्कुल होंगी सर। मैं थोड़ा सा इनमें गैप दे देता हूं। हाँ जी, जो CGU1 है इसमें जो असेट है A है, B है और C है, ठीक है। यहाँ पे D है, E है, F है, G है, H है, I है, ठीक। अपने पास क्या है, 2 कॉर्पोरेट असेट है, कॉर्पोरेट असेट COR लिख देता हूँ, 1 है, और कॉर्पोरेट असेट 2 है।
अपने पास गुडविल है 1 है, गुडविल है 2 है, ठीक, ये एसेट और है। मान के चलते जो कॉर्पोरेट एसेट 1 है इसका कैरिंग अमाउंट 1 लाख है, और कॉर्पोरेट एसेट 2 का जो कैरिंग अमाउंट है वो मान के चलते हैं आपका 160 है। गुडविल जो अपने पास 150 है, और गुडविल अपने पास मान लेते हैं 130 है, ठीक। कहते हैं सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप सीजीयू के अंदर जो असेट है उन सबका कैरिंग अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। अगर वो इंडिविजुअल बेस पे इंपेयर्ड हो रही है तो इंपेयरमेंट लॉस का इफेक्ट लेके आप क्या करेंगे, कैरिंग अमाउंट कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है, रिवाइज कैरिंग अमाउंट कैलकुलेट कर लेंगे। तो मान के चलते हैं यहाँ पे जो असेट है इसका कैरिंग अमाउंट आया है आपका 2 लाख, 190 और 110, ये कैरिंग अमाउंट आ गया, ठीक। ऐसे इन एसेट का कैरिंग अमाउंट होगा, ऐसे इन एसेट का क्या होगा, कैरिंग अमाउंट होगा। कहता है सबसे पहले आप क्या करेंगे, सीजीयू के अंदर जो असेट है उनका कैरिंग अमाउंट कैलकुलेट करेंगे, और अगर इंपेयरमेंट है किसी एसेट में तो उसका रिवाइज कैरिंग अमाउंट कैलकुलेट करेंगे, ठीक। उसके बाद आप क्या करेंगे, जो कॉर्पोरेट असेट है और गुडविल है ये देखेंगे कि क्या वो रीजनेबल बेस पे एलोकेट हो रही है। आंसर इज यस। तो आप क्या करेंगे, उन्हें रीजनेबल बेस पे सीजीयू में एलोकेट करेंगे। किसमें एलोकेट करेंगे, सीजीयू में। मान के चलते हैं कि जो कॉर्पोरेट असेट 1 है ये एलोकेबल है 2:2:1 की रेशो में, और कॉर्पोरेट एसेट 2 जो है ये अनएलोकेबल है, ये एलोकेट नहीं हो पा रही, जिसको अभी हम पेंडिंग रखेंगे, ठीक। गुडविल 1 जो है एलोकेबल है 1:1:1 की रेशो में, और मान लो गुडविल 2 जो है ये भी आपकी अनएलोकेबल है। तो ये जो अनएलोकेबल एसेट है इनको अभी हम पेंडिंग रखते हैं। तो सबसे पहले कहता है आप क्या करेंगे, कॉर्पोरेट एसेट और गुडविल जो एलोकेबल है उसे क्या करेंगे, एलोकेट कर देंगे। तो कॉर्पोरेट एसेट 1 को हम एलोकेट करेंगे आपका 2:2:1 की रेशो में, तो 40,000 यहां आ गया, 40,000 यहां आ गया, और 20,000 यहां आ गया। फिर आप क्या करेंगे, गुडविल को एलोकेट करेंगे, ठीक। जब आप गुडविल को एलोकेट करेंगे तो कैसे एलोकेट करेंगे, इन्होंने रेशो दे रखी है, इक्वल है, तो 50,000 50,000 और 50,000, ठीक। अब आप क्या करेंगे, जो सीजीयू है ना उसका कैरिंग अमाउंट कैलकुलेट कर लेंगे, इंक्लूडिंग कैरिंग अमाउंट ऑफ एलोकेबल कॉर्पोरेट एसेट एंड एलोकेबल गुडविल। तो यहाँ पे कैरिंग अमाउंट कितने से आया 2 लाख प्लस 190 प्लस 1,10,000 प्लस आपका 40,000 प्लस आपका 50,000, सर ये 590 का अमाउंट आ गया। रिकवरेबल अमाउंट ऑफ सीजीयू के साथ कंपैरिजन करेंगे, मान लो रिकवरेबल अमाउंट जो आया है वो आया अपना 510 आया है, तो इंपेयरमेंट लॉस कितना आ गया यहाँ पे 80,000 आ गया, ठीक। अब इस 80,000 में सबसे पहले किसे एडजस्ट करेंगे, गुडविल को, और जो बैलेंस इंपेयरमेंट लॉस है 30,000 इसे हम क्या करेंगे, इन चारों एसेट में 3 एसेट जो सीजीयू के हैं और एक जो एलोकेबल कॉर्पोरेट एसेट है उसमें एलोकेट कर देंगे, ठीक। चले, हाँ जी बड़े आराम से मेरी बात सुनेंगे। हम सबसे पहले क्या करेंगे, सीजीयू के अंदर जितने एसेट उन सबका कैरिंग अमाउंट कैलकुलेट करेंगे, फिर एलोकेबल कॉर्पोरेट एसेट और गुडविल का अमाउंट एलोकेट करेंगे, फिर सीजीयू का कैरिंग अमाउंट कैलकुलेट करेंगे इंक्लूडिंग कैरिंग अमाउंट ऑफ कॉर्पोरेट एसेट जो कि एलोकेबल है, गुडविल जो कि एलोकेबल है। फिर सीजीयू के रिकवरेबल अमाउंट के साथ कंपैरिजन करेंगे तो सीजीयू का आपका इंपेयरमेंट लॉस आ जाएगा। हम उस इंपेयरमेंट लॉस में सबसे पहले क्या करेंगे, गुडविल जो एलोकेबल थी उसको एडजस्ट करेंगे। बैलेंस इंपेयरमेंट लॉस में हम क्या करेंगे, जो रिमेनिंग एसेट है आपका सीजीयू के अंदर, मतलब जो सीजीयू के अंदर एसेट है और एलोकेबल कॉर्पोरेट एसेट है उसके कैरिंग अमाउंट के रेशो में इस इंपेयरमेंट लॉस को एलोकेट कर देंगे, ठीक। ऐसे हमने सीजीयू 1 में किया, ऐसे सीजीयू 2 में किया, ऐसे सीजीयू 3 में किया। तो क्या होगा, सीजीयू के अंदर जितनी भी एसेट है उन सब का इंपेयरमेंट लॉस कैलकुलेट हो चुका होगा, रिवाइज कैरिंग अमाउंट कैलकुलेट कर लेंगे, और कॉर्पोरेट एसेट जो एलोकेबल है और जो एलोकेबल गुडविल है उसका रिवाइज कैरिंग अमाउंट कैलकुलेट कर लेंगे। ऐसा भी हो सकता है जैसे मान लो यहाँ पर रिकवरेबल अमाउंट आपका 580 आया है, तो 10,000 से सिर्फ गुडविल खत्म करेंगे तो 40,000 की गुडविल यहाँ पे बच जाएगी, ठीक। अब हमने क्या किया, सीजीयू के अंदर जितनी असेट थी उन सब का रिवाइज कैरिंग अमाउंट कैलकुलेट कर लिया, कॉर्पोरेट असेट जो एलोकेबल थी उसका रिवाइज कैरिंग अमाउंट कैलकुलेट कर लिया, गुडविल जो एलोकेबल थी उसका रिवाइज कैरिंग अमाउंट कैलकुलेट कर लिया। तो यहां पे अपने पास ऑल असेट अंडर सीजीयू एंड एलोकेबल कॉर्पोरेट एसेट और एलोकेबल गुडविल का कैरिंग अमाउंट आ गया होगा, ठीक। मान के चलते ये अमाउंट अपना 25 लाख आ गया, रिवाइज कैरिंग अमाउंट आ गया, ठीक। अब इसमें हम क्या करेंगे, अनएलोकेबल कॉर्पोरेट एसेट और गुडविल को ऐड कर देंगे, 160 और 130 ये गुडविल है। अब यहां पे जो रिकवरेबल अमाउंट आएगा ना वो इससे तो ज्यादा आएगा, क्योंकि इंडिविजुअल एसेट का अमाउंट इतना आ रहा था, इससे तो ज्यादा आएगा ही आएगा, ठीक। तो ये अमाउंट कितने से आ गया, ये आ गया आपका 27,90,000। अब मान लो जो रिकवरेबल अमाउंट आया है वो आया है आपका 27 लाख आ गया, मान लो एक मिनट के लिए, ठीक है। तो 90,000 का इंपेयरमेंट लॉस आ गया, हम क्या करेंगे, पहले गुडविल के साथ एडजस्ट करेंगे। मान लो 26 लाख आ गया तो 190 आ गया, तो पहले किसके साथ एडजस्ट करेंगे, गुडविल के साथ, और बैलेंस फिर किसके साथ करेंगे, अनएलोकेबल कॉर्पोरेट एसेट के साथ, ठीक। आइए अब मैं आपको ये सारा कॉन्सेप्ट एक बार रीड करा देता हूं। देखिए
कॉर्पोरेट एसेट एंड गुडविल में एलोकेबल अगर है तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एलोकेट करेंगे कॉर्पोरेट एसेट और गुडविल को सीजीयू में, ठीक है। कैरिंग अमाउंट कैलकुलेट करेंगे सीजीयू का, इंक्लूडिंग एलोकेबल अमाउंट ऑफ कॉर्पोरेट एसेट एंड गुडविल। रिकवरेबल अमाउंट ऑफ सीजीयू कैलकुलेट करेंगे, कंपैरिजन करके सर क्या करेंगे, इंपेयरमेंट लॉस कैलकुलेट करेंगे। इंपेयरमेंट लॉस को फर्स्ट गुडविल के साथ एडजस्ट करेंगे, बाकी आपका रिमेनिंग असेट ऑफ द सीजीयू इंक्लूडिंग एलोकेबल कॉर्पोरेट एसेट की में एलोकेट करेंगे, किस रेशो में, आपका कैरिंग अमाउंट के रेशो में, रिवाइज कैरिंग अमाउंट आ जाएगा, ठीक। कॉर्पोरेट एसेट बेसिकली दो टाइप की होती है, एक एलोकेबल जिसको हमने डिस्कस कर लिया, एक अनएलोकेबल। अगर अनएलोकेबल है तो वो लार्ज सीजीयू का पार्ट बन जाएगा, जैसे यहाँ पे एंटिटी एज ए होल एक आपका लार्ज सीजीयू बन गया, ठीक। गुडविल के लिए वो कहता है कि गुडविल के लिए आप बेसिकली क्या करेंगे, रीजनेबल बेस पे एलोकेट करेंगे। अगर वो रीजनेबल बेस पे एलोकेट नहीं हो पा रही तो लार्ज सीजीयू का पार्ट बन जाएगा, जैसे यहाँ पे गुडविल टू लार्ज सीजीयू का पार्ट बन गई, ठीक। देखिए कई बार क्या होता है, जैसे मान लो हमारा एक सीजीयू है, ठीक, आपका 1 2 3 ये 3 सीजीयू है, हमने गुडविल को यहाँ पे एलोकेट कर दिया। अब ये सीजीयू जो है फर्दर आपका डिवाइड हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, गुडविल को भी अकॉर्डिंगली सर फर्दर डिवाइड कर देंगे, मतलब फर्दर आपका एलोकेट कर देंगे, ऐसे बोलता हूँ। ये जो सीजीयू है फर्दर एलोकेट हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, गुडविल को भी फर्दर एलोकेट कर देंगे, ठीक। आइए आगे बढ़ते हैं। कई बार क्या होता है, जैसे मान लो किसी असेट किसी सीजीयू के अंदर कुछ असेट है, ठीक है, तो हमने गुडविल को एलोकेट कर रखा है। अब वो जो सीजीयू के अंदर सेट है, मान लो हमने कोई एक असेट सेल कर दी, तो जब उस असेट को हम सेल करेंगे तो उसका जो कैरिंग अमाउंट है इंक्लूडिंग एलोकेबल कैरिंग अमाउंट ऑफ द गुडविल भी उसका पार्ट मान लिया जाएगा, ठीक। आइए पॉइंट नंबर 14 अभी थोड़ी देर के लिए पेंडिंग रखते हैं, अब डिस्कस करते हैं रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस। देखिए इंपेयरमेंट लॉस अगर है तो क्या उसका रिवर्सल हो सकता है, नहीं हो सकता। आइए एक एग्जांपल के थ्रू डिस्कस करते हैं, बड़े आराम से एग्जांपल को सुनेंगे, इस एग्जांपल में मैं सारी बातें आपको बता दूंगा, ठीक है। ये 1 अप्रैल 21 है, हमने यहां पे क्या किया, एक असेट को परचेज किया जिसका कैरिंग अमाउंट 1 लाख था, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अपना 10% था, एसएलएम मेथड था, ठीक है, ठीक। रेजिडुअल वैल्यू मान लो नील है, लाइफ 10 ईयर है। तो 31 मार्च 22 को हमने क्या किया होगा, कैरिंग अमाउंट कैलकुलेट किया होगा, 10,000 का डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया, 90,000 कैरिंग अमाउंट आ गया। ऐसे 31 मार्च 23 को हमने क्या किया होगा, हमने यहाँ पे 10,000 डेप्रिसिएशन चार्ज किया होगा, कैरिंग अमाउंट 80,000 आ गया, ठीक। यहाँ पे मान के चलते हैं इंडिकेटर है किसके, इंपेयरमेंट के। अब इंपेयरमेंट के अगर इंडिकेटर है तो हम लोग क्या करेंगे, रिकवरेबल अमाउंट को कैलकुलेट करेंगे, ठीक। हमने जो रिकवरेबल अमाउंट कैलकुलेट किया, मान के चलते सर वो 85,000 आ गया। सर ज्यादा आ सकता है, बिल्कुल ज्यादा आ सकता है, तो यहां पे फिर इंपेयरमेंट लॉस नहीं होगा और देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ रिवर्सल, क्योंकि ऑलरेडी इंपेयरमेंट लॉस नहीं है। आई मीन टू से अगर रिकवरेबल अमाउंट कैरिंग अमाउंट से ज्यादा है तो हम लोग गेन कभी भी रिकॉर्ड नहीं करते, हम गेन कभी भी रिकॉर्ड नहीं करते, ठीक। चले जी सर, मान के चलते हैं यहां पे क्या होता है, आपका 60,000 का रिकवरेबल अमाउंट आता है, तो 20,000 का क्या आ जाएगा, इंपेयरमेंट लॉस आ जाएगा। बन गई बात, हाँ जी सर। अब 31 मार्च 24 को क्या स्टेटस रहा होगा सर, 60,000 ओपनिंग कैरिंग अमाउंट आया होगा, क्योंकि रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट हमने कैसे कैलकुलेट किया होगा, 80,000 माइनस 20,000, 60,000 आ गया होगा, ठीक। अब ये जो आपका कैरिंग अमाउंट आया है, रिवाइज कैरिंग अमाउंट 31 मार्च 23 को, हम 24 को जब कैरिंग अमाउंट कैलकुलेट करेंगे तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, 60,000 डिवाइड बाई 8, क्योंकि 8 ईयर रिमेनिंग यूजफुल लाइफ बची हुई है अभी, तो जो डेप्रिसिएशन है कितने से आएगा, 60,000 डिवाइड बाई 8 सर 7,500, 52,500, ठीक। आइए आगे बढ़ते हैं। 31 मार्च 25 को हम कैरिंग अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, 52,500 माइनस 7,500, 45,000 आ गया। बन गई बात जी सर। मान के चलते हैं अब यहां पे क्या है, इंडिकेटर फेवर में है। अब इंडिकेटर फेवर में कैसे हो सकते हैं, आइए डिस्कस करते हैं। एक्सटर्नल इंडिकेटर में जो हमारे अगेंस्ट थे, सबसे पहले क्या था, जो प्रिंसिपल एसेट है उसकी मार्केट वैल्यू में सिग्निफिकेंट डिक्लाइन आ गया था। पता क्या हुआ, डीजल के प्लांट लगे हुए थे, गैस के प्लांट आए, जिसकी वजह से डीजल के प्लांट की वैल्यू में गिरावट आ गई, लेकिन गैस के प्लांट ना सक्सेस नहीं हो रहे थे, जिसकी वजह से वापस क्या हुआ, डीजल के प्लांट की वैल्यू बढ़ गई। तो प्रिंसिपल एसेट जो है उसकी मार्केट वैल्यू में सिग्निफिकेंट इंक्रीज आ गया, सिग्निफिकेंट डिक्लाइन था, ठीक। एडवर्स इफेक्ट आए थे, यहाँ पे इफेक्ट फेवर में आ गए, आपका टेक्नोलॉजी को लेके, डिमांड सप्लाई को लेके, गवर्नमेंट पॉलिसी को लेके, इकोनॉमिक फैक्टर को लेके, मार्केट फैक्टर को लेके, मतलब चीजें अपने फेवर में आ गई।
रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ था, रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज हो गया। यहाँ पे मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या था आपका, कैरिंग अमाउंट के कंपैरिजन में कम था, यहाँ मार्केट कैपिटलाइजेशन ज्यादा है, ठीक। इंटरनल इंडिकेटर में यहाँ पे क्या था, फिजिकल डैमेज था। अब जैसे पुरानी मूवी में, अजय देवगन की मूवी में क्या होता था कि करंट लग गया, याददाश्त चली गई, दोबारा करंट लग गया, याददाश्त आ गई। ऐसे नहीं होगा कि मान लो फिजिकल डैमेज हो गया असेट में कि कुछ ऐसी घटना घटेगी असेट ठीक होगी, नहीं। लेकिन कई बार क्या होता है, बड़ी सारी असेट होती है अपने पास जो यूज नहीं हो पा रही, और एक प्रिंसिपल असेट की आने की वजह से वो सारी असेट क्या होगी, यूज होने लगी, तो ये इंडिकेटर अपने फेवर में आ गया। अगर आपने एक मूवी देखी होगी आर्यन मूवी, उसमें क्या होता है, आर्यन एक स्ट्रॉन्ग बंदा होता है और उसके दोस्त कमजोर होते हैं, उसके दोस्त पीटते रहते हैं, लेकिन जब आर्यन भाई आता है ना तो उसके दोस्त क्या करते हैं, उनमें पावर आ जाती है। ऑन द सेम ट्यूनिंग एक प्रिंसिपल असेट के परचेज करने की वजह से क्या हुआ, बाकी जो असेट अपनी खराब पड़ी हुई थी, नहीं काम कर पा रही थी, उनकी परफॉर्मेंस में भी आपका इंप्रूवमेंट आ गया। तो इंटरनल इंडिकेटर आ गया फेवर में, ठीक। रिस्ट्रक्चर हम प्लान कर रहे हैं, अपने फेवर में आ गया। असेट की परफॉर्मेंस को लेकर जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी उससे अच्छी परफॉर्मेंस हो रही है, ठीक। तो ये इंडिकेटर आ गए। तो कहता है अगर इंडिकेटर फेवर में आ गए तो आप क्या करेंगे, इंपेयरमेंट लॉस को जो आपने रिकॉर्ड कर रखा था उसे रिवर्स करेंगे। अब उसे रिवर्स कितने अमाउंट पे करेंगे, कहता है उसके लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, इंक्रीमेंटल कैरिंग अमाउंट का कंपैरिजन करेंगे, किसके साथ, कैरिंग अमाउंट के साथ। कैरिंग अमाउंट कितने से आ गया, 45,000 से, ठीक। अब ये इंक्रीमेंटल कैरिंग अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, कहता है लोअर ऑफ टू ए रिकवरेबल अमाउंट, मान के चलते रिकवरेबल अमाउंट अपना यहां पे 50,000 है। बी कहता व्हाट वुड बी द कैरिंग अमाउंट इफ देयर वाज नो इंपेयरमेंट लॉस, अगर यहां पे ये इंपेयरमेंट लॉस की घटना नहीं घटती तो व्हाट वुड बी द कैरिंग अमाउंट। तो कैरिंग अमाउंट कितना होता, सर 80,000 का यहां पे कैरिंग अमाउंट था, बिल्कुल ठीक है। 2 ईयर का डेप्रिसिएशन और चार्ज होता 10,000। तो अगर देयर वाज नो इंपेयरमेंट लॉस तो कैरिंग अमाउंट वुड बी कितने से, 60,000 से, तो 60,000 आ गया। अब इंक्रीमेंटल कैरिंग अमाउंट कितना आएगा, लोअर ऑफ टू 50,000 आ गया, मतलब 5,000 का इंपेयरमेंट लॉस रिवर्स हो जाएगा। मान के चलते रिकवरेबल अमाउंट जो है वो अपना 75,000 है। तो फिर मैक्सिमम सर यहां तक हम लोग क्या कर सकते हैं, रिवर्सल कर सकते हैं। इट मींस क्या है कि मैक्सिमम अमाउंट कहां तक जा सकता है अपना, ओरिजिनल कैरिंग अमाउंट, अगर देयर वाज नो इंपेयरमेंट लॉस, ठीक। तो यहां पे फिर 15,000 का क्या आ जाएगा, आपका रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस आ जाएगा। गुडविल अगर एक बार इंपेयर्ड होगी तो उसको हम कभी भी रिवर्सल नहीं करते। उसका रीजन क्या है कि देखिए, गुडविल बेसिकली क्या है सर, मार्केट में एक तरीके से अपनी ब्रांड वैल्यू है। अब मान लो मार्केट में वैल्यू खराब हो गई है, जिसकी वजह से बिजनेस का जो रिकवरेबल अमाउंट है वो कम हो गया, तो हमने क्या किया, गुडविल को इंपेयर्ड कर दिया। अब दोबारा अगर मार्केट में नाम आ भी गए तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल हो जाएगी, जिसे हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते। इसलिए क्लियर मना कर दिया इंडिया 36 ने कि रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस जो है गुडविल के ऊपर वो नहीं करेंगे आप, ठीक, वो पॉसिबल नहीं है। अदर सेट के ऊपर हम इंपेयरमेंट लॉस का रिवर्स कर सकते हैं। इंडिकेटर की बात हो चुकी है, रिवर्सल जो अमाउंट है उसकी बात हो चुकी है, ठीक। चले जी सर, ये सारे पॉइंट मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। आइए अब हम एक काम करते हैं, फर्स्ट पेज से लग जाते हैं, जो जो अपने पेंडिंग पॉइंट है उनको डिस्कस करते हैं। देखिए पॉइंट नंबर 2 अपना एप्लीकेबिलिटी का है। ये जो इंडेस है इसका नाम है आपका इंपेयरमेंट ऑफ असेट, लेकिन सारी असेट इस इंडेस के अंदर कवर नहीं है। सबसे पहले आपका इन्वेंट्री इस इंडेस के अंदर कवर नहीं है। अगर मैं इन्वेंट्री की बात करूं तो इन्वेंट्री का वैल्यूएशन हम कैसे करते हैं, लोअर ऑफ कॉस्ट प्राइस और एनआरवी, और अगर एनआरवी इन कंपैरिजन टू कॉस्ट प्राइस कम है तो उतना लॉस रिकॉर्ड हो चुका होगा। इंडेस 115 में कॉन्ट्रैक्ट असेट जो है या असेट अराइज हुई है उस कॉस्ट से जो हमने इनकर्ड की है टू ऑब्टेन या फुलफिल ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक। डेफर्ड टैक्स असेट यहां पे कवर नहीं है। असेट अराइजिंग फ्रॉम एम्प्लॉय बेनिफिट यहां पे कवर नहीं है। बायोलॉजिकल असेट मेजर्ड एट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल यहां पे कवर नहीं है। डेफर्ड एक्विजिशन कॉस्ट एंड इंटेंजिबल असेट अराइजिंग फ्रॉम इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट यहां पे कवर नहीं है, 117 आ जाएगा। नॉन करंट इंटेंजिबल असेट क्लासिफाइड एज हेल्ड फॉर सेल यहां पे कवर नहीं है। फाइनेंशियल असेट यहां पे कवर नहीं, ठीक। बात सुनिए ध्यान से ना, जितनी भी फाइनेंशियल असेट हैं वो सारी की सारी किस में कवर होती है, आपका 32, 109 एंड 107 में, ठीक। अगर मैं फाइनेंशियल असेट के इंपेयरमेंट की बात करूं तो वो आपका इंडेस 109 में कवर होता है, ठीक। 3 फाइनेंशियल असेट ऐसी हैं जो इस इंडेस के स्कोप से बाहर है। कौन कौन सी, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी, इन्वेस्टमेंट इन ज्वाइंट वेंचर एंड इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट। इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी, इन्वेस्टमेंट इन ज्वाइंट वेंचर एंड इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, इनके ऊपर आपका इंडेस 27 लगता है स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के केस में, एसएफएस के केस में 27 लगता है, ठीक। अब वो अलग बात है कि इंडेस 27 ये कहता है कि या तो आप कोस्ट मॉडल फॉलो करेंगे या आप इंडेस 109 के अकॉर्डिंग वैल्यूएशन करेंगे, लेकिन ये जो कवर होती है ये किसमें कवर होती है सर, आपका ये कवर होता है आपके 27 में। अब इन असेट का जो इंपेयरमेंट है उसकी कैलकुलेशन आपके 36 में ही होती है। देखिए क्या लिखते हैं,
Impairment of financial asset is basically covered under Ind AS 109. However, following financial asset are covered under Ind AS 36. Investment in subsidiary, joint venture and associate. अगर ये इन्वेस्टमेंट है तो इनके लिए हम लोग क्या करेंगे? जो इंडिकेटर हमने डिस्कस किए वो तो है ही हैं, दो एक्स्ट्रा इंडिकेटर और हैं। एक देखिए क्या होता है, जो सब्सिडरी है, ज्वाइंट वेंचर है, एसोसिएट है, उनको एंटिटी कंसोलिडेट कैसे करती है? सब्सिडरी में फुल कंसोलिडेशन है, ज्वाइंट वेंचर एंड एसोसिएट में सर क्या आपका इक्विटी मेथड अप्लाई होता है। ठीक, कहते हैं पेरेंट कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो इन्वेस्टमेंट का कैरिंग अमाउंट है, इन्वेस्टमेंट का क्या है? कैरिंग अमाउंट है। अगर वो कैरिंग अमाउंट ज्यादा है किससे? जो अमाउंट आपने सीएफएस में इंक्लूड किया है, इंक्लूडिंग गुडविल, द कैरिंग अमाउंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट इन सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्सीड the carrying amount of investment in the separate financial statement exceed the carrying amount in the CFS of the investing net asset including associate goodwill। ठीक, सेकंड, अगर एक कंपनी डिविडेंड बांटती है तो क्या होता है? सर उस कंपनी की नेट एसेट रिड्यूस हो जाती है, कंपनी एंट्री पास करती है रिटेन्ड अर्निंग अकाउंट डेबिट टू आपका डिविडेंड पेबल टू बैंक अकाउंट। ठीक, मान के चलते सर कंपनी है, जैसे सब्सिडरी है, ज्वाइंट वेंचर, एसोसिएट है, उन्होंने क्या किया, मतलब कोई एक कंपनी इसमें से मान लेते हैं, ठीक है, तीनों में सेम कॉन्सेप्ट लग जाएगा। मान लो सब्सिडरी है, उसने 4 लाख की इनकम कमाई, लेकिन डिविडेंड उसने 5 लाख का बांट दिया, तो इसका मतलब क्या है, उसकी जो नेट एसेट इंक्रीज हुई थी प्रॉफिट से वो 4 लाख से हुई थी, लेकिन उसने डिक्रीज कर दी डिविडेंड से 5 लाख से, तो ये इंडिकेटर है इंपेयरमेंट का। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट आ जाएगा ज्वाइंट वेंचर एंड एसोसिएट के केस में। The dividend exceeds the total comprehensive income of the subsidiary, jointly controlled entity or associate in the period the dividend is declared। ठीक, डिविडेंड जो है वो एक्सीड है इनकम के कंपैरिजन में। ये जो इंडिकेटर की लिस्ट है ये आपकी इंक्लूसिव लिस्ट है, एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं। इसका मतलब क्या है, इसमें और भी इंडिकेटर आ सकते हैं। आइए अब डिस्कस करते हैं कि जब हम लोग कैश फ्लो आइडेंटिफाई करेंगे तो कौन कौन सी ऐसी आइटमें हैं जिसको हम इंक्लूड करेंगे और कौन कौन सी ऐसी आइटम जिसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे, एक्सक्लूड करेंगे। ठीक, देखिए सबसे पहले मैं इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करूंगा इस एसेट के थ्रू। ठीक है, मान लो ये सेट है, तो जब हम इस एसेट को यूज करेंगे तो ये क्या करेगी सर, ये कैश फ्लो जनरेट करेगी। ठीक है, अब ये जो कैश फ्लो जनरेट करेगी तो कैसे कैश फ्लो जनरेट करेगी सर? जैसे मान लो आपने इस एसेट को यूज किया तो इसने प्रोडक्शन किया, तो वो यूनिट जो बिकेंगी, जो आपका आउटपुट है, उससे जो कैश फ्लो आएगा, बिल्कुल ठीक है। अब उस कैश फ्लो को जनरेट करने के लिए आपने कुछ खर्चे इनकर्ड किए होंगे, मशीन की रनिंग कॉस्ट आ गई, बिल्कुल ठीक है सर। रॉ मटेरियल जो आपने परचेज किया उसकी कॉस्ट आ गई। ठीक, तो कहते हैं जो कैश फ्लो आपने जनरेट किए हैं असेट को यूज करके उसे इनफ्लो मानना है, और उन कैश फ्लो जनरेट करने के लिए जो आपने क्या किया है, आपने कैश के आउटफ्लो किए हैं, कंज्यूम किया कैश को, आउटफ्लो जो आपने कंज्यूम किया है इनफ्लो जनरेट करने के लिए, तो वो भी आप कंसिडर करके चलेंगे। ठीक, मान के चलते हैं इस एसेट की यूजफुल लाइफ अभी 5 ईयर बची हुई है, सेकंड ईयर के बाद मैं प्लान कर रहा हूं कि इसमें मैं क्या करूं, इंप्रूवमेंट करूंगा, कुछ असेट को एनहांस कर दूंगा। अगर मान लो मैं असेट को एनहांस कर रहा हूं तो मैंने क्या किया, यहाँ पे असेट को एनहांस कर दिया। ठीक है सर, जब मैंने असेट को एनहांस कर दिया तो क्या ये जो कैश फ्लो होंगे इसे कंसीडर करूंगा? आंसर इज नो। क्यों कंसीडर नहीं करूंगा? मैं इसलिए कंसीडर नहीं करूंगा क्योंकि ये जो असेट एनहांस हुई ना, ये असेट जो एनहांस हुई है, फिर ये तो इसकी वजह से इनफ्लो आउटफ्लो हुआ ना, और हम वैल्यू न्यूज किसकी कैलकुलेट कर रहे हैं, इस असेट की। तो एक तरीके से अगर मैं इसमें एडिशन करता हूं तो उसे हम कंसीडर नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, अगर रूटीन की रिपेयर कॉस्ट है सर वो तो आ जाएगी क्योंकि वो आउटफ्लो हो गया टू जनरेट इनफ्लो। यूजफुल लाइफ के बाद जब मैं इसे बेचूंगा तो क्या उसे कंसीडर करूंगा सर? बिल्कुल कंसीडर करोगे आप। अगर मान लो यूजफुल लाइफ के बाद सेल ऑफ स्क्रैप ना आके डिस्पोजल कॉस्ट आती है तो फिर हम उसे भी कंसीडर करेंगे। ठीक है, बात सुनिए ध्यान से ना, इनकम टैक्स रिसीवेबल और पेबल को हम कंसीडर नहीं करेंगे, कोई फाइनेंस एक्टिविटी है उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, जैसे मान लो मैंने लोन ले रखा है तो जो आपका इंटरेस्ट कॉस्ट है उसको कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक, इंडिपेंडेंट अगर असेट मेरे पास है, मान लो यहां पे मैं वैल्यू न्यूज कैलकुलेट कर रहा हूं, इससे पहले मैंने क्या किया था, कुछ आउटपुट था मेरे पास स्टॉक का, उसको बेच रखा था, तो डेटर खड़े थे, ट्रेड रिसीवेबल। ऐसे ही सर जो मैंने रॉ मटेरियल परचेज किया था वो उधार में परचेज किया था, ट्रेड पेबल है, तो ये इंडिपेंडेंट असेट है, हम इनके कैश फ्लो यहां पे कंसीडर नहीं करेंगे। कॉर्पोरेट असेट के जो ओवरहेड है हम उसको कंसीडर कर लेंगे कैश आउटफ्लो में। कैसे कंसीडर करेंगे, कहते हैं जिस वे से हमने क्या किया, कॉर्पोरेट असेट के कैरिंग अमाउंट को सीजीओ में इंक्लूड किया है, उसी वे से हम लोग क्या करेंगे, जो कॉर्पोरेट असेट के ओवरहेड है उसे कैश आउटफ्लो में कंसीडर कर लेंगे। लेकिन हाँ, इंटरनल चार्जेस जो है उसे हम कंसीडर नहीं करेंगे। अगर कोई फ्यूचर रिस्ट्रक्चरिंग है जो अभी तक कमिटेड नहीं है तो हम उसे कंसीडर नहीं करेंगे, लेकिन हाँ रिपोर्टिंग डेट पे अगर हमने कमिटमेंट करी तो उसे कंसीडर कर लेंगे। देखिए क्या लिखते हैं, व्हाइल कैलकुलेटिंग एक्सपेक्टेड कैश फ्लो फॉलोइंग आइटम शैल बी इंक्लूडेड एंड एक्सक्लूडेड। इंक्लूडेड आइटम,
Projection of cash inflow from the continued use and cash outflow which necessarily incurred to generate the cash inflow from continued use of the asset. ठीक. Net cash flow to be received or paid for the disposal of the asset. In the same way that corporate asset can be allocated to a CGU carrying value, the CGU cash flow shall also include an appropriate apportionment of corporate overhead. ठीक, उसी वे से जिस वे से हमने क्या किया, CGU की कैरिंग वैल्यू को एलोकेट किया. However, care should be taken of internal charges for using the asset. एक्सक्लूडेड में फ्यूचर रिस्ट्रक्चरिंग टू विच एन एंटिटी इज नॉट येट कमिटेड, लेकिन अगर कमिटमेंट हो चुकी तो फिर हम उसे कंसिडर कर लेंगे. कैश इनफ्लो और आउटफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी इंप्रूविंग और एनहांसिंग द असेट परफॉर्मेंस, ये वाला एग्जांपल आ गया. इनकम टैक्स रिसीव्ड और पेमेंट, कैश फ्लो दैट आर लार्जली इंडिपेंडेंट फ्रॉम असेट रिसीवेबल एंड पेबल, एनी इंटरनल चार्ज इनकर्ड बाय द सीजीयू फॉर यूजिंग द कॉर्पोरेट असेट. ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं. क्या जो इंपेयरमेंट है वो रिपोर्टिंग डेट पे नेसेसरी नहीं, कोई और भी डेट हो सकती है, लेकिन जो भी डेट आप कंसीडर करेंगे उसे कंस्ट्रेंट बेस पे फॉलो करेंगे. और ऐसा भी हो सकता है कि अलग अलग सीजीयू के लिए आप अलग अलग डेट को आइडेंटिफाई करें. ठीक, एग्जांपल के तौर पे सर जैसे मान लो मैं गर्मियों के कपड़े बनाता हूँ, सर्दियों के कपड़े बनाता हूँ. अब जो गर्मियों के कपड़े वाला सीजीयू है उसके लिए मैंने इंपेयरमेंट के इंडिकेटर के लिए कोई और डेट डिसाइड कर रखी है, और जो सर्दियों के कपड़े के लिए सर सीजीयू है उसके लिए मैंने कोई और डेट डिसाइड कर रखी है. देखिए क्या होता है, मान लो मेरे पास एक असेट है, यहां पे आज क्या हुआ, एक शॉर्ट सर्किट हुआ और असेट में आग लग गई. ठीक, अब असेट में आग लगी, मान लो उसका कैरिंग अमाउंट 1 लाख है. अब वो असेट आगे यूज नहीं हो पाएगी तो वैल्यू इन यूज कितना आ गया, 0. अगर मैं आज असेट को बेचना चाहूं तो वो नहीं बिकेगी, बल्कि मेरे को क्या करना पड़ेगा, उसे हटाने के लिए डिस्पोजल कॉस्ट इनकर्ड करनी पड़ेगी. मान लो डिस्पोजल कॉस्ट आपका 5000 आई है, तो यहाँ पे फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल एक तरीके से नेगेटिव आ गई, तो हायर क्या बना, 0. तो इंपेयरमेंट लॉस कितना आएगा, 1 लाख आएगा. और जो 5000 है इसका हम लोग क्या करेंगे, अलग से प्रोविजन क्रिएट करेंगे. सो बात की एक बात है कि इंपेयरमेंट लॉस मैक्सिमम कैरिंग अमाउंट तक आ सकता है. अगर कोई डिस्पोजल कॉस्ट है तो हम उसका क्या करेंगे, अलग से प्रोविजन क्रिएट करेंगे एज पर इंड AS 37. आइए आगे बढ़ते एक प्यारा सा एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं. देखिए, रिकवरेबल अमाउंट में जब मैं वैल्यू इन यूज कैलकुलेट करूंगा तो क्या यूजफुल लाइफ के बाद, आराम से मेरी बात सुनना, यूजफुल लाइफ के बाद जो मेरी असेट है उसको मैं जब डिस्पोज करूंगा, स्क्रैप वैल्यू मान लो आती है तो उसे कंसीडर करूंगा सर, बिल्कुल कंसीडर करेंगे. लेकिन अगर मान लो डिस्पोजल कॉस्ट आती है, उसको हटाने के लिए मेरे को कॉस्ट इनकर्ड करनी पड़ेगी, डीकमीशनिंग लायबिलिटी है, तो फिर मेरे को क्या करना पड़ेगा, मैं उसे कंसीडर करूंगा एज ए नेगेटिव बैलेंस. एग्जांपल के तौर पे जैसे मान लो यूजफुल लाइफ अभी 5 ईयर बची हुई है, अगर एस्टिमेट स्क्रैप वैल्यू 5th ईयर के बाद 5000 है तो मैं उसे कंसीडर करूंगा. अगर मान लो डीकमीशनिंग लायबिलिटी है, 6000 का आउटफ्लो होगा तो मैं उसे एज ए नेगेटिव बैलेंस कंसीडर करूंगा. ठीक, इट मीन्स ये है कि जब आप वैल्यू न्यूज कैलकुलेट करेंगे तो आप क्या करेंगे, प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग लायबिलिटी का अमाउंट रिड्यूस करके चलेंगे एट प्रेजेंट वैल्यू. ठीक, क्योंकि यहां पे सर उसको क्या करना पड़ेगा, आपको इनकर्ड करना पड़ेगा. ठीक, अब मान लो मेरे पास एक असेट है और उस असेट के ऊपर डीकमीशनिंग लायबिलिटी है, तो जो भी बायर होगा जब उस असेट को परचेज करेगा तो वो डीकमीशनिंग लायबिलिटी को कंसीडर करेगा. हाँ सर, जैसे मान लो आज असेट की फेयर वैल्यू आपका 150 है और इस असेट को जब डिस्पोजल किया जाएगा तो वहां पे जो अमाउंट इनकर्ड होगा उसकी आज प्रेजेंट वैल्यू 10,000 है. तो नो डाउट असेट की फेयर वैल्यू कितनी है, 150 है. नो डाउट असेट की फेयर वैल्यू 150 है, लेकिन जो बायर होगा वो क्या बोलेगा, मेरे को 140 ले लो आप. क्यों, क्योंकि 10,000 उसे ये वाला कॉस्ट इनकर्ड करनी पड़ेगी. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर डीकमीशनिंग लायबिलिटी तो उसे हम क्या करेंगे, रिकवरेबल अमाउंट कैलकुलेट करते हुए रिड्यूस करेंगे फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल में से और वैल्यू इन यूज में से भी. ठीक, देखिए अगर मैं लायबिलिटी की बात करूं तो हम असेट में से रिड्यूस नहीं करते, हम असेट का इंडिपेंडेंट कैरिंग अमाउंट लेते हैं एज रिड्यूस बाय रिकवरेबल अमाउंट. ठीक, लेकिन अगर डीकमीशनिंग लायबिलिटी है तो उस केस में हम क्या करेंगे, क्योंकि उसे रिकवरेबल अमाउंट के लिए हम रिड्यूस करते हैं तो कैरिंग अमाउंट में से भी क्या करेंगे, रिड्यूस करके चलेंगे. ठीक, एक बात का यहां पे ध्यान रखेंगे, इंड AS 16 में डीकमीशनिंग लायबिलिटी को हमने क्या किया था, फेयर वैल्यू कैलकुलेट करते हुए ऐड कर दिया था, क्योंकि वहां पे ना जो हमें अमाउंट दे रखा था असेट का वो नेट ऑफ डीकमीशनिंग लायबिलिटी दे रखा था. इट मींस ये है कि हमें अगर असेट की इंडिपेंडेंट फेयर वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो हम क्या करेंगे, इंडिपेंडेंट फेयर वैल्यू कंसीडर करेंगे, और अगर वो नेट ऑफ डीकमीशनिंग लायबिलिटी तो डीकमीशनिंग लायबिलिटी का अमाउंट ऐड कर देंगे. ठीक है, लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्ट कुछ हो रहा है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है कि फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल हमें कंसीडर करना है. तो अगर इंडिपेंडेंट फेयर वैल्यू तो हम क्या करेंगे, डिस्पोजल कॉस्ट उसमें माइनस कर देंगे, और अगर वो ऑलरेडी माइनस हो रखी है फिर सर उसे एज इट इज कंसीडर कर लेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी माइनस हो रखी है. ठीक, चले हाँ जी. तो देखिए यहाँ पे क्या कहता है, यहाँ पे कहता है जनरली लायबिलिटी इज नॉट कंसीडर्ड एज ए पार्ट ऑफ द रिकवरेबल अमाउंट ऑफ सीजीयू, हाउएवर इफ सच लायबिलिटी इज पार्ट ऑफ द असेट अंडर सीजीयू, या आपका असेट भी लिख सकते हैं आप ओब्लिक करके, इट शैल बी रिड्यूस व्हाइल कैलकुलेटिंग रिकवरेबल अमाउंट एंड कैरिंग अमाउंट. ठीक, फॉर एग्जांपल प्रोविजन फॉर
डिसमेंटलिंग लायबिलिटी, डीकमीशनिंग लायबिलिटी, ठीक। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट में आप क्या करेंगे, आप इंपेयरमेंट लॉस जो भी आपने पीएनएल अकाउंट में चार्ज किया है या इंपेयरमेंट लॉस जो आपने पीएनएल में रिवर्स किया है उसको डिस्क्लोज करेंगे। रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस का क्या ट्रीटमेंट होगा, सर अगर रिवैल्यूएशन सरप्लस के साथ एडजस्ट था तो हम उसको क्रेडिट करेंगे, अदरवाइज उसे पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट करेंगे, ठीक। तो कहता है रिवैल्यूएशन सरप्लस के साथ जो भी आपने इंपेयरमेंट लॉस चार्ज किया था या रिवर्स किया था उसको आप डिस्क्लोज करेंगे। ऐसा हो सकता है कि किसी और इंडेस के अकॉर्डिंग आप असेट का कैरिंग अमाउंट का रिकंसिलेशन कर रहे हैं और उसमें इंपेयरमेंट लॉस एक पार्ट बन जाए, तो आप उसे अकॉर्डिंगली डिस्क्लोज करेंगे। एग्जांपल के तौर पे जैसे मान लो हम क्या करते हैं, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का रिकंसिलेशन बनाते हैं, ओपनिंग, एडिशन, डिलीशन, डेप्रिसिएशन, तो उसी में सर इंपेयरमेंट आता है, तो ये वो बात लिखी हुई है। पहली बार जब इंडेस अप्लाई करेंगे तो इंपेयरमेंट का क्या कॉन्सेप्ट है ये मैं आपके साथ इंडेस 101 में डिस्कस करूंगा, ठीक है। देखिए बिजनेस कॉम्बिनेशन में जो गुडविल है वो बेसिकली आपकी फुल गुडविल होती है, प्रोपोर्शनल गुडविल होती है, तो इंपेयरमेंट लॉस का क्या ट्रीटमेंट होगा ये मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूंगा इंडेस 103 में। और इसका जो कॉन्सेप्ट है ना मैंने वहीं पे दे रखे, ठीक। कोविड-19 की वजह से क्या इंपैक्ट था, देखिए जैसे मान लो एंटिटी ने बड़े सारे ऑर्डर बुक कर रखे थे, अब वो ऑर्डर कैंसिल हो गए उसके ना कोविड-19 की वजह से, तो वो इंडिकेटर था इंपेयरमेंट का, ठीक। चले जी सर, इसी के साथ इंडिया स्टैटिस्टिक्स समाप्त होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस।